नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनौपचारिक शिखर वार्ता के लिए शामिल होने 2 दिन के चीन के दौरे पर हैं। चीन के वुहान शहर में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। ये शनिवार को भी जारी रहेगी। हालांकि ये अनौपचारिक मुलाकात है, लेकिन भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 6 प्रतिनिधिमंडल का एक समूह भी है। इसका मतलब है कि दोनों मिलेंगे और विभिन्न मसलों पर बात करेंगे। लेकिन इस बैठक में ना तो कोई समझौता होगा और ना ही दोनों नेता संयुक्त बयान जारी करेंगे। आज कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुलाकात के पीछे का मकसद क्या है, इसके जरिए चीन भारत से क्या उम्मीद रखता है और क्या इस मुलाकात के बाद भारत और चीन के बीच पिछले कुछ वर्षों से लंबित पड़े मसलों और हालिया विवाद में कुछ नए संकेत मिल सकते हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। टी से रंगाचारी साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। स्मिता शर्मा है, डिप्टी एडिटर द ट्रिब्यून से, आपका भी स्वागत है। बी आर दीपक हमारे साथ हैं, प्रोफेसर जेएनयू में हैं, आपका स्वागत है। शुरुआत सर आपसे मैं करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें जिस तरीके से देखी जा रही हैं, अनौपचारिक बैठक ज़रूर है और जो फिर शुरुआती संकेत हैं, क्या आप इसको रीड कर पा रहे हैं, इस बैठक का मकसद, इसके मायने? ये एक तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान और चीन के बीच में जब भी इस शिखर स्तर की मुलाकातें हो तो ये अच्छी बात है। और जितनी इस तरह की मुलाकातें हो, दोनों तरफ एक दूसरे से जो कुछ भी हमारा दृष्टिकोण है वो बेहतर समझ पाएंगे। और उम्मीद यही रखनी चाहिए कि अगर हम एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे तो जो कुछ समस्याएं हमारे सामने हैं उनको हल करने में हमें थोड़ी और आसानी रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक ये अनौपचारिक वाली बात है, ये यूरोप वगैरह में ये चीज़ तो आम है। फ्रांस में, जर्मनी में, यूके वगैरह बड़े देश हैं, चुनाव होता है, नए कोई चुन के आते हैं, राष्ट्रपति होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं, तो तुरंत एक दूसरे से मिलते हैं ताकि एक अनौपचारिक प्रसंग में एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें। तीसरी चीज़ ये है कि हमारी कुछ समस्या ऐसी हैं कि जो हमारे बहुत पहले से चली आ रही है। ना तो ये प्रधानमंत्री जो अभी प्रधानमंत्री हैं ये उनकी बनाई हुई है, ना तो ये शी जिनपिंग साहब की बनाई हुई है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं, इस पर हमें ये उम्मीद रखना है कि तुरंत कुछ इस पे हल निकल आएगा और एक बातचीत के ज़रिए या शिखर सम्मेलन के ज़रिए हम कुछ किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। ये मैं समझता हूं कि ज़रा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर हम लोग आपस में जो भी हमारे सामने समस्या हैं, खास करके अगर जटिल कठिन मामले हों, तो उसमें एक दूसरे का दृष्टिकोण अगर समझें तो हो सकता है कि हम ऐसे कदम उठा सकें जिसके ज़रिए इन मामलों को अगर हल ना भी करें तो उनको मैनेज करना थोड़ा आसान रहेगा। ओके, एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगा सर, जब भी इस तरह की अनौपचारिक बातचीत की पेशकश या ऑफर मैं कहूँ किसी भी कंट्री की ओर से आता है, और यहाँ पर खबर है कि चीन की ओर से ऑफर किया गया, क्या उस ऑफर के साथ वो विषय, वो सब्जेक्ट ज़रूर रहते होंगे कि आप क्या मुलाकात के दौरान बातचीत होगी, या क्या इश्यूज़ जिन पर हम बातचीत करना चाहते हैं औपचारिक तौर पर, या ये सब कुछ वहाँ पर जाने के बाद अचानक सब कुछ तय होता है, सामने आता है, या कोई प्री एजेंडा इस तरह की बैठकों में भी रहता है? इन्हें आप अलग अलग करके देखें। सबसे पहले तो ये है कि अगर पहल भले ही चीन की तरफ से हुई हो, हर हालत में हिंदुस्तान को उसका स्वागत करना चाहिए। अगर हमारी तरफ से हो तो चीन को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि जितनी इस तरह की मुलाकातें हो, खास करके जितने भी उच्च स्तरीय मुलाकातें हैं, उससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़, जहाँ तक एजेंडा का सवाल है, एक बार आप कहें कि हाँ ठीक है मुलाकात हो सकती है और हमें फिर ये तय करना है कि भाई कहाँ होगी, किस तारीख को होगी, वगैरह वगैरह, फिर किन मुद्दों पे बातचीत होगी, उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ तैयारी ज़रूरी होती है और उसमें जो ऑफिशियल्स वगैरह हैं वो इसमें जुट जाते हैं। और बाकी तीसरी चीज़ ये है कि सब्सटेंस क्या होगा, किस चीज़ की बात होगी, वो तो दोनों नेता वरिष्ठ नेता हैं, दोनों अपने अपने सिस्टम में चुनाव जीत के आए हैं और उनकी परिस्थिति अपने ही देश में काफ़ी सुदृढ़ है, जानते हैं कहना क्या है, करना क्या है, समझना क्या है और किस तरह के मुद्दे हैं जिस पे कि हम उसको अहमियत देना चाहते हैं, हम अपनी तरफ से, वो अपनी तरफ से।
तो मैंने समझता हूँ कि जो ब्रॉड एजेंडा है वो तो हम सब जानते हैं। Okay. मेरे ख्याल से उसमें कोई खास गुप्त बात नहीं है। लेकिन उन चीज़ों में से क्या चुन के किस मुद्दे को चुन करके किस पे ज़्यादा हम जोर दें, वो दोनों नेता खुद अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें जिस तरीके से ये पूरी बातचीत 2 दिन की तय हुई, अनौपचारिक बैठक, समिट, जो भी इसे नाम दिया जाए, 2 बातें अगर मैं समझूं जनता के नज़रिए से और आप पत्रकार होने के नाते अगर वहाँ पर नज़र होगी, क्योंकि आपका पहला ये कि एजेंडा को लेकर कि आखिर इस वक्त चीन की ओर से ऑफर का आना, इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है, और दूसरा आमतौर पर हम बीजिंग देखते थे जब इस तरीके के बड़े डेलीगेशन से मीटिंग होती थी, लेकिन इस बार एक नए शहर वुहान को चुना गया। क्या उसके पीछे भी कोई रणनीति या कोई संकेत? देखिए, सबसे पहले तो दरअसल ये पूरा प्रस्ताव जब पिछली साल शियामन में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा था, जिसमें 73 दिन के डोकलाम के पूरे कॉन्फ्रंटेशन के बाद नरेंद्र मोदी, जब वो म्यूचुअली डिसएंगेजमेंट हुई दोनों सेनाओं के बीच में, उसके बाद ये मुमकिन हो पाया कि नरेंद्र मोदी जाके ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हो सकें। उस दौरान चीन की तरफ से ये प्रस्ताव आया था कि क्यों ना हम एक अनौपचारिक माहौल में बातचीत करने की कोशिश करें। इस खबर को सबसे पहले ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया था जनवरी में, जब विदेश मंत्रालय से लेकर काफ़ी हमारे पत्रकार बंधु इस खबर को खारिज कर रहे थे। तो मैंने उस वक्त इस खबर की जब रिपोर्टिंग की थी, हमें ये पता चला था कि इस तरह की तैयारियां चल रही हैं ऐसी शिखर वार्ता के लिए, जो इससे पहले चीन ने सिर्फ अमेरिका के साथ की हैं, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। देखिए, जहां तक बीजिंग से बाहर का सवाल है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी खुद जब चीन पहली बार गए थे अपने दौरे में बतौर प्रधानमंत्री, तब उनको शियान लेकर जाया गया था, जो कि पैतृक गांव है शी जिनपिंग का। शियामन में ब्रिक्स समिट हुआ पिछले साल, जिसमें नरेंद्र मोदी गए थे। हांगजू में G20 शिखर वार्ता हुआ था, उसमें भी नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी। तो एक तरीके से तो ये भी माना जा रहा था कि चूंकि ये केंद्रीय चीन है, वुहान सिटी, इसकी एक अलग महत्व है। ये वो इलाका भी है जहां माओ ज़ेडोंग, जब वो चेयरमैन थे कम्युनिस्ट पार्टी के, वो समर रिट्रीट के तौर पर यहां जाकर रुका करते थे और काफ़ी लोगों से यहां पर मुलाकात भी करते थे। इसकी एक खास राजनीतिक अहमियत भी है इस पूरे शहर की। एक तरीके से जो नागपुर का अहमियत हो जाता है, अगर आप देखें RSS के होने से संदर्भ से, इसकी चीन की अपनी एक राजनीतिक संवाद में एक अपनी अहमियत है वुहान सिटी की। तो वो जहाँ तक एजेंडा का सवाल है, देखिए, एजेंडा में ये चीन की ओर से ये भी कहा गया था कि जो सवाल पूछा जा रहा है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शिखर वार्ता होनी है जून में चिंगदाओ में, तो उसके पहले ये मुलाकात क्यों की गई? तो ये कहा गया कि भाई, जब आप एक बहुपक्षीय आप शिखर वार्ता करते हैं, उसमें जो साइडलाइन मीटिंग्स है उसके लिए वक्त बहुत कम रह जाता है कि आप 20 मिनट बैठते हैं किसी नेता के साथ, 2 नेता आपस में आधा घंटा बैठकर गुफ्तगू कर लेते हैं। लेकिन यहाँ एक कोशिश की जा रही थी कि भारत और चीन मिलकर जो है आपस में एक थोड़ा ज्यादा वक्त गुजार सके। एक तो ये नरेंद्र मोदी का भी सिग्नेचर स्टाइल बना हुआ है, जब वो शी जिनपिंग भी आए थे तो उनको साबरमती लेकर जाना हो आश्रम, या फिर शिंजो आबे को वाराणसी लेकर जाना हो। प्रधानमंत्री मोदी भी पसंद करते हैं कि थोड़ा सा अलग जो है, कुछ मेन कैपिटल से अलग जाकर आप उनके साथ कुछ संवाद करें। एजेंडा को लेकर देखिए, अभी हमारी जितनी भी आधिकारिक सूत्रों से बात हो रही है, वरिष्ठ जो सूत्र जो इस पूरी तैयारियों में जुटे हुए थे, वो लगातार कह रहे थे हमें कि नहीं, कोई भी जो खास करके जो स्पेसिफिक मुद्दों जिनका हम जिक्र करते हैं कि भाई NSG में भारत को सदस्यता मिलेगी या नहीं, मसूद अजहर को लेकर सुरक्षा परिषद में चीन का क्या रुख रहेगा। उन्होंने कहा था कि ऐसे जो स्पेसिफिक मुद्दे हैं, जो खास करके जो रिश्तों में जिनसे तलखियां पैदा हो रही हैं, वो नरेंद्र मोदी अपनी जो वन-ऑन-वन कॉन्वर्सेशंस है शी जिनपिंग के साथ में, कल वो दोनों एक साथ वॉक पर भी जाएंगे ईस्ट लेक में, गेस्ट हाउस के अंदर, दोनों नाव पर भी सवार होंगे, 1 घंटा के लिए नाव पर चर्चा करेंगे। वो वन-ऑन-वन मुलाकात में ज्यादा फोकस रहेगा आज की जो ग्लोबल सिनेरियोज हैं कि भाई WTO में भारत और चीन कहां खड़े हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है, या इंडो पैसिफिक जो मैरीटाइम सिक्योरिटी का मसला है उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है। बड़ी रणनीतियों पर ज्यादा जोर रहेगा। दोनों देशों की आपस की इस वक्त घरेलू नीतियां क्या हैं, घरेलू नीतियों का असर क्या है उनकी विदेश नीतियों पर, उनकी अपनी प्राथमिकताएं क्या हैं। लेकिन स्पेसिफिक मुद्दों पर हो सकता है अभी जो आज जो डेलीगेशन वाली जो मुलाकात हो रही है, जिसमें NSA अजीत डोवल भी हैं, भारत के जो राजदूत हैं गौतम बंबा वाले हों, विदेश सचिव विजय गोखले, उनमें हो सकता है कुछ स्पेसिफिक मुद्दे खास करके टेबल पर उनका जिक्र हो। लेकिन ब्रॉडली जो है एजेंडा उन्होंने कोशिश किया है, क्योंकि शी जिनपिंग इस वक्त जिस आयाम पर खड़े हैं वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं, कहीं ज्यादा मजबूत। नरेंद्र मोदी को 2019 में चुनावों का सामना करना है, लेकिन शी जिनपिंग आज की तारीख में चीन के सबसे ताकतवर नेता हैं, जिन्होंने अपनी टर्म को भी खत्म कर दिया है कि वो कब तक राष्ट्रपति बने रहेंगे ये उनकी मर्जी है। दीपक साहब, आपके नजरिए से जो स्मृति का बहुत अहम है कि एजेंडा जो पहले दिन का था वो डिफरेंट है, और जब दूसरे दिन 1-to-1 मुलाकात या फिर कई सारे कार्यक्रम हैं,
वहाँ पर ज़्यादा फोकस तरीके से होगा। लेकिन जो बात तीसरे साहब कह रहे हैं, मैं उसको थोड़ा सा और आगे समझना चाहूँगा। इस तरह की बैठकें, इस तरह की मुलाकातें यूरोपियन देशों में, यूरोप में हमने देखा कि आम हैं, और उस ट्रेंड की तरफ जाने से भारत और चीन, जहाँ पर कई ऐसे मसले हैं जिसको हम कई दशकों से उनको नहीं सुलझा पा रहे, विवाद कई बार बढ़ता दिखता है, कई बार ऐसा लगता है शांत है, ये ज़्यादा कारगर, फ्रूटफुल हो सकती है कि इंस्ट्रूमेंट, ये टूल ऐसा है? ज़रूर, मुझे लगता है कि सबसे पहले जो इसके जो अहम भूमिका होगी वो ये, जैसे चीन का जो मीडिया है आजकल उसकी भी बहुत चर्चा कर रहे हैं। जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने अब तो वहाँ के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अब बन गए हैं वो, तो उन्होंने कहा है कि जो सबसे महत्वपूर्ण इसका नतीजा होगा वो होगा कि जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है दोनों देशों के बीच में उसको सुदृढ़ करना है। तो मुझे लगता था ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं ये नीचे गिर गया था, खास करके जो पिछले 2 साल हैं, और जो डोकलाम में फिर उसका जो आयाम हुआ, ये कहीं ना कहीं गुम हो गया था। और ये हमें देखना है कि जो हालात हैं, चाहे वो द्विपक्षीय हो, चाहे वो क्षेत्रीय हो, चाहे वैश्विक स्तर पर, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया और ये समझने की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पर जैसे 1980 के दशक की अब बात करेंगे हम, तो भारत और चीन का जो जीडीपी था अमेरिका के जीडीपी का सिर्फ 11% था, और आज की तारीख में यही जो जीडीपी है दोनों देशों का, अमेरिका के जीडीपी का कम से कम 90% हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, हमें इसको सोचना है। और दूसरी बात कि जैसे अभी जो हमारा जीडीपी है दोनों देशों का, तो ये कम से कम 18% है विश्व के जीडीपी का। और जहाँ तक जो आर्थिक दर का जो कंट्रीब्यूशन है दोनों देश करते हैं, वो बहुत ज़्यादा 40% से भी ज़्यादा है, और खास करके चीन उसमें और भी ज़्यादा 30% से ज़्यादा जो ग्लोबल ग्रोथ है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। ये दोनों देश इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो दुनिया को ड्राइव करने की ताकत रखते हैं। हाँ, तो इसीलिए इसको ट्विन इंजन भी कहा जाता है ग्लोबल ग्रोथ का। ये हमको समझने की ज़रूरत है। और ऐसी स्थिति में जब 40% लोग हो दुनिया के, और सिर्फ 18% जो ग्लोबल जीडीपी का हिस्सा हो, ये क्यों नहीं हम जैसे 18वीं शताब्दी में जबकि चीन और भारत का जो ग्लोबल ट्रेड में जो कंट्रीब्यूशन था वो 50% से ज़्यादा था। तो एक तो ये हमको समझने की बात है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है वो कुछ ऐतिहासिक पहलू भी उसमें साथ में है। इसीलिए जो वार्ता हो रही है तो इसको संकेत करते हैं कि वुहान में क्यों हो रही है। वुहान जो प्राचीन चीन का जो सिविलाइजेशन का सभ्यता जो उसकी है, उसका जो क्रेडल माना जाता है। जो जैसे म्यूजियम में आज गए, वहाँ 2 लाख से ज़्यादा जो पुरातत्व जो खोज के निकाले हैं वो डिस्प्ले किए हैं वहाँ पर रेलिक्स। और ख़ास करके भारत भी जो सभ्यता मूलक जो एक जो वार्ता है, संवाद है, उसमें भी चीन के साथ कहीं ना कहीं तालमेल खाता है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो प्राचीन भारत या फिर प्राचीन चीन, जिस तरह से विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिस तरह से जो कमोडिटीज़ हैं उसका आदान प्रदान हुआ, जिस तरह से जो टेक्नोलॉजी तकनीक है उसका जो आदान प्रदान हुआ है, ये दोनों देशों ही नहीं बल्कि पूरे रीजन में मल्टी नोडल, मल्टी बैक्टेड, इसमें लोग बहुत शामिल हैं। जिस तरह से एक बौद्ध धर्म का ही हम अगर आपको एक उदाहरण दें, ये सीधे भारत से चीन नहीं गया, ये सेंट्रल एशिया से लेकर के पूरे शिनचांग से होकर के फिर चीन पहुंचा। तो इसमें जो सभ्यता मूलक जो संवाद है वो बहुत ही ज़रूरी है। और उस दृष्टि से मुझे लगता है जो वुहान का जो शिखर वार्ता है बहुत महत्वपूर्ण है। रंगाचारी सर, दूसरा उम्मीदों को लेकर बात आती है। क्या हम जल्दबाजी करते हैं जब इस तरह के बैठकें होती हैं एज अ पर्सन, एज अ कंट्री? और वाकई क्या इतना आसान है इन बड़े इश्यूज़ को जो कि 3, 4, 5, 6 दशक से लगातार चल रहे हैं, और उनको हम ये उम्मीद करें किसी एक बैठक या किसी एक वार्ता के ज़रिए हम उसको बदल पाएंगे या उसका एक नया फोकस दिखेगा? या उम्मीद करना बेमानी नहीं है, उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, उम्मीद तो हरदम ही रहनी चाहिए, क्योंकि अगर उम्मीद नहीं है तो फिर बातचीत करने का कोई मकसद ही नहीं रह जाता है।
तो उम्मीद तो हरदम रखनी चाहिए, लेकिन देखिए अगर आपका इशारा ये बॉर्डर वगैरह की समस्या की तरफ है तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि ये काफ़ी सालों से 70 साल 50-60 साल से चला आ रहा है। हमें अपने आप से भी ये सवाल पूछना होगा कि हम किस तरह की सेटलमेंट चाहते हैं। एक तरफ तो आप वहाँ पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है और हमें ये पूछना ज़रूरी है क्या हमें क्षमता है कि हम चीन को अक्साई चीन वगैरह इलाके से निकाल सकें। चीन को भी इसी तरह के सवाल पूछने हो क्या हमें क्षमता है कि हम हिंदुस्तान को अरुणाचल प्रदेश से निकाल सकेंगे, वो भी मिलिट्री के ज़रिए, फौज के ज़रिए निकाल सकेंगे, युद्ध के ज़रिए निकालना चाहेंगे। अगर हम इन मुद्दों पे सोचने लगें तो फिर हमें एक चीज़ जो बिल्कुल ही दोनों तरफ में कोई इसमें आपत्ति नहीं हो सकती, वो ये है कि चलिए जब तक ये मसला हल नहीं होता तब तक कि इसको हम अमन चैन से इसको मैनेज करें ताकि दोनों तरफ को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो और आपस में किसी तरह की मुठभेड़ ना हो। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात आपने जो पूछी कि बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप समस्या को हल कर सकें ना कर सकें वो अलग बात है। हो सकता है कि इसमें 5 साल 10 साल 50 साल 100 साल लग जाएं, लेकिन हम कौन से कल के पैदा हुए देश हैं या चीन कौन सा कल का पैदा हुआ देश है। हम तो सदियों से यहीं पर हैं, चीन भी सदियों से यहीं पर है। तो हमें कोई ऐसी जल्दी तो नहीं है कि अगर आजकल में मुद्दा अगर हल नहीं होता है तो इसकी वजह से हम बाकी सब चीज़ें रोक दें। तीसरी चीज़, अभी आपने जो एजेंडा की बात की, हमें एक चीज़ और ये सोचना चाहिए कि जब जब विश्व में किसी तरह का कोई खास बड़ा परिवर्तन आता है, 69 में हुआ जब यूएस ने एक चाइना का इनिशिएटिव शुरू किया, उसके तुरंत बाद हमने देखा कि 1970 में वो माओ स्माइल, वो फिर उसके बाद हमने देखा कि 1998 जब हमारे ये परमाणु शस्त्र का हमने टेस्ट किया, उसके तुरंत बाद। तो इस तरह के कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे पिछले उदाहरण हैं जिसमें कि जब जब विदेश में कोई बड़ा सा परिवर्तन आता है, चूँकि चीन का दृष्टिकोण जो है वो सिर्फ आजकल की बात नहीं, उनका एक वर्ल्ड व्यू है। उसके तहत वो हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं कि क्या इस परिस्थिति में हम हिंदुस्तान के साथ में कुछ सहयोग कर सकते हैं और साथ साथ हम किसी तरह से इन जो मुद्दे हैं, जो हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं, ये समस्याएं हैं, इस पे हम क्या सोच विचार कर सकते हैं। तो ये भी एक पहलू है जिस पे हम लोगों को सोचना चाहिए। बाकी जल्दबाजी की बात अगर इस नज़र से आप कर रहे हैं कि हमें ये नहीं उम्मीद रखनी चाहिए कि तुरंत एक बैठक हुई उससे सारे मुद्दे हल हो गए, उस पर मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे नहीं हैं जो इतनी आसानी से एक उच्च स्तरीय बैठक के ज़रिए हल हो जाए। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था सर क्योंकि आज दिन भर आप देखें सोशल मीडिया से लेकर और अलग अलग ट्विटर से लेकर कई जगहों पर कई एक्सपर्ट, राजनीतिक दलों के लोग इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि मीटिंग के बाद संडे को क्या निकलेगा या सैटरडे को शाम तक क्या कुछ बदलाव आने वाला है बॉर्डर से लेकर तमाम एनएसजी के इशू पर। लेकिन मैं फिर आगे बढ़ाना चाहूँगा इस डिबेट को। इसका जो है ना वो इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट नूडल्स, उस तरह की वाली सोच है। देखिए वो तो राजनीतिक दलों को भी पता है कि कल को अगर दूसरी पार्टी से कोई नेता ऐसा कर रहा होता और बीजेपी अगर विपक्ष में होती तो वो भी शायद ऐसे ही सवाल पूछ रही होती। इसमें इस पूरी बैठक के दरमियान, इस बैठक से पहले अगर हम चीन के नज़रिए को या उसके मोटिव को मैं कहूँ कि समझना चाहूँ, चीन भारत से इस वक्त क्या उम्मीद कर रहा है या क्या चाहता है जिसके लिए ये मैं कहूँ कि बैठक है, इस बैठक के बहाने वो कुछ खोज रहा है, ढूंढ रहा है। देखिए इस पर दो तरह की राय हो सकती है। एक तो जहाँ तक शी जिनपिंग का जो मैंने कहा कि आज की तारीख में शी जिनपिंग माओ के बाद वो नेता हैं चीन के अंदर जिनके ख्याल विचार वहाँ की संविधान में आज शामिल हैं। और अगर आप लगातार उनकी भाषणों को देखकर, वो G20 के भाषण हो या तमाम भाषण हो, हर चीज़ में वो चाइनीज़ सोशलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं कि खास करके जहाँ पे भी सोशलिज्म की बात हो, लेकिन वो चीनी स्टाइल ऑफ सोशलिज्म पूरी दुनिया भर में कैसे उसको हावी किया जाए उसकी बात कर रहे हैं। वो आज एक पूरी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी जो बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव है जिसको लेकर भारत आज SCO के अंदर इकलौता एक देश है जिसको आज ऑब्जेक्शंस हैं। बाकी सारे के सारे देश आज BRI के लिए जो है साथ जुड़ चुके हैं चीन के साथ में। शी जिनपिंग का जो एक स्टाइल है, शी जिनपिंग उन चीन के नेताओं में से नहीं है जो पहले ज़्यादातर जो है
जो तैयार किए हुए नोट्स हों उन्हीं में से पढ़ते थे, बहुत स्टिफ होते थे। उनके कंपैरिजन में अगर आप देखें, शी जिनपिंग की एक कोशिश रही है जब से वो आए हैं, उनकी मुझे याद है, आई थिंक वो भी किसी एक रेस्टोरेंट में चले गए थे, वहाँ पे भी एक फोटो ऑप हुआ था। जैसे ओबामा चले जाते थे टाको बेल में टाकोस खाने के लिए, शी जिनपिंग रेस्टोरेंट चले जा रहे हैं, जो चीन में पहले बहुत ज़्यादा नहीं होता था। तो मीडिया के सामने संदेशा भेजना कि देखिए हम ओपन हो रहे हैं। आज की तारीख में जो ट्विटर चीन में नहीं चलता है, उस ट्विटर पर आज खुद यहाँ जो राजदूत हैं, जिनका होम टाउन भी है वुहान सिटी, वो अब ट्विटर की हैंडल के जरिए अपने वीडियो मैसेजेस दे रहे हैं। तो एक तो चीन की कोशिश है इस वक्त ग्लोबल मंच पर, विश्व मंच पर नेतृत्व की पोजीशन पर पांव जमाने की, खास करके तब जबकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से एक उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। क्लाइमेट चेंज का मसला हो, ईरान परमाणु डील का मसला हो, हर चीज़ों पर अगर आप देखें आज चीन और उनके साथ रूस खड़ा होता है अलग से, जो एक ईस्ट और वेस्ट का डिवाइड है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। तो एक तो चीन की ये भी कोशिश है कि वो नेतृत्व की पोजीशन पर खुद को दिखाए। इंडो पैसिफिक में वो नहीं चाहेगा कि ऐसी कोई हरकतें हों जिससे उसको कंटेन करने की कोशिशें की जाएँ। तो एक तो मुझे लगता है, और भारत की जो मार्केट है जिसका जिक्र प्रोफेसर दीपक कर रहे थे, आने वाले दिनों में भारत का मार्केट और बड़ा होने वाला है। तो ये एक टू वे स्ट्रीट है। आज भले ही जो ट्रेड, जो वित्तीय घाटा है वो बहुत $50 से $55 है, जो चीन के हक में है और भारत के पक्ष में नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में भारत का मार्केट जो आगे बढ़ रहा है उसकी ज़रूरत चीन को भी होगी। इन सब के नज़रिए से मुझे लगता है शी जिनपिंग का एक नज़रिया ज़रूर रहा होगा। लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है, मैं प्रोफेसर रंगाचारी के बात से, मैं एम्बेसडर के बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि ये इस वक्त भारत सरकार के अगर नज़रिए से देखें तो मुझे नहीं लगता है कि ये समस्याओं के समाधान के लिए ये बैठक है, ये समस्याओं के मैनेजमेंट के लिए बैठक है। आम चुनाव भी होने वाले हैं देश में 2019 में, उस वक्त भी निश्चित रूप से मोदी सरकार की भी एक उम्मीद रहेगी, एक कोशिश रहेगी कि कम से कम जो चीन के साथ मामले हों, जो एक सीमा पर एक गोलीबारी नहीं होती है पाकिस्तान की तरह लाइन ऑफ कंट्रोल पर या इंटरनेशनल बॉर्डर पर, क्योंकि 1988 में जब राजीव गांधी गए थे, दंग के साथ उनकी जो मुलाकात हुई थी, 1993 में जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को लेकर जो समझौते हुए, कम से कम उन समझौते के बदौलत गोलीबारी सीधे तौर पर नहीं हो रही, भले ही डोकलाम की स्थिति जो है वो काफी ज्यादा टेंस हो गई थी। तो मुझे लगता है भारत की ओर से ये निश्चित रूप से कोशिश है कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की ओर से इसे देखा जाए और कम करने की तुरंत आउटकम्स क्या है ये पता लगने में मुझे लगता है कि हमें कम से कम कुछ महीने, एक साल तो जरूर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ इस बैठक के बाद साझा बयान की इस वक्त कोई बात नहीं की जा रही है। प्रोफेसर दीपक, क्योंकि जो एक और खबर यहाँ से निकल कर आ रही कि अब अगले साल इसी तरह की एक बैठक दिल्ली में होगी, यानी शुरुआती संकेत में कहूँ कि साथ आने के साथ 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 बढ़ने की जो शुरुआत है वो ज़रूर नज़र आ रही फिलहाल आज के दिन। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं तो इस थोड़ा डिबेट को थोड़ा आगे ले जाऊंगा, क्योंकि जिस तरह से जो भारत की अभी स्थिति है और जिस तरह से हमने जो अपने जो घरेलू रणनीतियाँ बनाई हैं, वो चीन उसमें अवसर देखता है। जिस तरह से हमने डिजिटल इंडिया का नारा दिया है, जिस तरह हमने स्टार्टअप किया है, जिस तरह से मेक इन इंडिया का है, तो ये जो लेबर इंटेंसिव जो अप्रोचेज हैं हमारे देश में, जिससे हमारे जो नौजवान लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा, तो चीन इसमें एक अवसर देखता है, क्योंकि चीन उस दौर से गुजर चुका है, आगे निकल गया। उसके 40 साल हो गए हैं जो सुधारीकरण के, तो इसमें उन्होंने बहुत सारे जो तकनीक हो गया, फिर जो पूंजी हो गई, उसको उसने एक्यूमुलेट किया, इकट्ठे किया है और उसको कहीं वो लगाना चाहता है। तो भारत इस दृष्टि से बहुत ही उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। यहाँ तक कि अगर हमने देखा कि पिछले 2 सालों में जहाँ तक हमारे जो सामरिक संबंध थे काफ़ी बिगड़ गए थे, लेकिन जो व्यापार था वो 40% बढ़ गया और 800 जो चीनी व्यवसाय हैं उनकी कंपनियां भारत में, हमारे देश में आजकल काम कर रही है। और दूसरी चीज़ जो एम्बेसडर रंगाचारी ने भी कही कि जो वैश्विक जो माहौल है उसके मद्देनज़र भी चीन को हमारी आज बहुत ज़रूरत है, खास करके उसके जो व्यापार युद्ध चला हुआ है अमेरिका के साथ। और ये कोई छुपी बात नहीं है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे ओबामा हो, चाहे XYZ कोई भी वहाँ का राष्ट्रपति, वो ऐसा ही करेगा, क्योंकि चीन ने आज जो हेजमनी है उसकी अमेरिका की, उसको चैलेंज किया है। और इसीलिए ट्रंप ने, चाहे वो ZTE हो, चाहे वो हुआवे की अभी छानबीन कर रहे हैं, उस पर 7 साल का प्रतिबंध लगाएं कि उसको जो अमेरिकी जो कंपनियां उसको जो चिप्स हैं वो नहीं बेचे। और जिस तरह से 2025 का जो मेड इन चाइना का जो उनका नारा है,
तो उसमें से 60% जो हाईटेक इंपोर्ट्स है वो अमेरिका उसको देता है। तो अमेरिका व्यापारिक एंगल एक इसमें एक बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। उसको लेते हुए और जो हमारे जो रणनीतियां हैं उसमें तो किस तरह से उसमें मेल मिलाप हो जाए और खासकर जो डिफरेंसेस है, तीसरी बात उस पर किस तरह से कंसेंसस बने कि किस तरह से जो हम अपने डिफरेंसेस है उसको मनमुटाव में ना बदले और जो मनमुटाव है वो फिर जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में उसमें ना बदले। ये ब्रिक्स की सहमति थी, ये अस्थाना की सहमति और मुझे लगता है ये वुहान की सहमति होगी। सर एक आखिरी कमेंट आपका कि जो बात व्यापारिक एंगल से कह रहे हैं और अमेरिका जो फैक्टर है, क्या वो भी इस बैठक के पीछे एक बड़ा मकसद है चीन की ओर से और उस पर कुछ इम्पैक्ट इसका? अभी पिछले 2-3 दिन में एक आंकड़ा निकला है जो चाइनीज़ कॉमर्स मिनिस्ट्री ने दिया है कि हिंदुस्तान में उन्होंने 2017 तक $8 बिलियन का निवेश किया है और इस साल के पहले 3 या 4 महीने में 22% का उसका और इजाफा हुआ, मतलब $2 बिलियन और यहाँ पर निवेश हुआ है चाइनीज़ कंपनीज़ का। तो इसलिए ये जो प्रोफेसर दीपक कह रहे हैं कि चीन को खोज है कि कहाँ पर हम अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह करें, तो इंडिया उसमें एक अहम स्थान रखता है। लेकिन एक चीज़ जो हमें ज़रूर सोचनी होगी वो ये है कि ये जो हम एक तरफ इकोनॉमी एक तरफ पॉलिटिक्स ये जो अलग अलग कर रहे हैं और इकोनॉमिक जो कुछ भी हमारा सहयोग वगैरह है वो आर्थिक सहयोग वगैरह व्यापार वगैरह बढ़ता रहे, ठीक है, चाहे भले ही हमारे कुछ राजनीतिक मतभेद वगैरह रहें, इसमें हम किस तरह से और किस हद तक के जा सकते हैं ये हमारे लिए सोचने का एक सवाल है। क्योंकि किसी न किसी वक्त, और चाइना ने भी कुछ इस तरह के स्टेटमेंट कुछ बयान दिए हैं इन्होंने अतीत में, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये ना समझें कि हमारे ये जो आर्थिक संबंध है ये बहुत सुदृढ़ है, इसलिए हम राजनीतिक तौर पे अगर कोई मतभेद हो तो इसकी वजह से हमारे बीच में कोई पारस्परिक कोई मुठभेड़ नहीं हो सकती है। तो इसलिए हमें इस पर थोड़ा सोचना होगा। लेकिन मैं समझता हूँ ओवरऑल कि बिग पिक्चर जैसा कहते हैं कि ये ज़रूरी है कि हिंदुस्तान और चीन साथ साथ सहयोग करें, मिलके काम करें, अपने हित में, इस क्षेत्र के हित में और विश्व के हित में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए और ये समझाने के लिए कि ये जो 2 दिन की बैठक है, मुलाकात है, इसके पीछे का मकसद क्या है, नजरें कहाँ पर हैं और दोनों देश मिलकर इस वक्त कहाँ पर बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।